ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। रक्षा मोर्चे पर आत्मनिर्भरता का उद्घोष। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, उसके बाद आप देखते हैं कि खूब हमारी रक्षा की बातें हो रही हैं और हमें रक्षा पर ध्यान देना भी होगा, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी किस तरह के हों, पाकिस्तान और चाइना जैसे हों, तो समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था रहती है। ये आप देखिए, पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये आपका चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। तो आधुनिक रणभूमि के समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अब सैनिकों की संख्या अधिक मायने नहीं रह गई है। आज जो देश अपनी रक्षा तकनीक विकसित नहीं करेगा, वह दूसरों पर निर्भर होकर रह जाएगा। ये आप लोगों ने इजराइल में भी देख रहे होंगे। इजराइल की तो आप देखिए पूरी 1 करोड़ जनसंख्या नहीं है, और आप देखते हैं कि हर किसी को पराजित कर दे रहा हो। वहां के आसपास उसके दुश्मन बसे हुए हैं, फिर भी सरवाइव कर रहा है। मतलब है ना, अगर आप सोचे कि सैनिकों की संख्या के आधार पर लड़ा जाता तो कब का वो हार जाता। आधुनिक दौर की जंग केवल सैन्य कर्मियों की संख्या से नहीं, बल्कि नवाचार के आधार पर जीती ही जा सकती है। ऐसा नवाचार निश्चित रूप से अपने दम पर, यानी स्वदेशी एवं संप्रभु प्रकृति का होना चाहिए। दुश्मन में केवल आपके हथियारों के जखीरे का ही डर ना हो, बल्कि उन्हें उपयोग करने का आपकी दृढ़ता से वह भयाक्रांत हो। और अगर कोई देश ऐसी सैन्य सामग्री के आयात पर निर्भर हो तो तत्काल उपलब्ध न हो, रक्षा अनुबंध गुपचुप शर्तों से बंधे हो, तो सामरिक क्षमताएं सदैव संदेह के दायरे में रहेगी। कोई भी देश तब तक संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है जब तक आप देखते हैं कि वह अपनी रक्षा के लिए आवश्यक रक्षा सामग्री के निर्माण, रखरखाव और उसके श्रमानुकूल उन्नयन में सक्षम नहीं हो पाता। निवारक शक्ति केवल क्षमताएं हासिल करने से नहीं, बल्कि उन क्षमताओं के विश्वसनीय उपयोग से अर्जित होती है। भारत ने सभी पहलुओं को भली भांति समझता है, और आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को इसकी उद्घोषणा कहा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर की गई सैन्य कार्रवाई जबरदस्त तकनीकी प्रभुत्व से ओतप्रोत रही है। पूरा विश्व केवल इसके अप्रत्याशित परिणाम से हैरान ही नहीं है, बल्कि हमारी स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का लोहा मान रहा है। यह अभियान भारतीय विज्ञानियों की तकनीक और भारतीय उपग्रहों के जरिए संचालित किया गया है। पाकिस्तान ने जब भारत की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा पर ड्रोन की बौछार शुरू की, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश ने उन्हें अचूक निशाने से नष्ट कर दिया। संवेदनशील इलाकों को हवाई हमलों से बचाने के लक्ष्य से विकसित आकाश सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम रहा है। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। पेचोरा OSA के जैसे पुराने सिस्टम ने बाहरी दायरे को सुरक्षित रखा, जबकि आकाश ने एक अवैध कवच की भूमिका निभाई। आकाश तीर ने भी एक नई नजीर पेश की है। बड़ी खामोशी के साथ विकसित आकाश तीर के लिए ऑपरेशन सिंदूर अपनी क्षमताएं दिखाने का अवसर बना, और इसने दर्शाया कि यह एक ऐसी रक्षा प्रणाली है जो युद्ध के परिणाम बदलने की क्षमता रखती है। यह पूर्ण रूप से आप देखते हैं कि क्या स्वदेशी अद्भुत रक्षा तकनीक है। और जहां पाकिस्तान चीन में बने HQ-9 और HQ-16 जैसी प्रणालियों के भरोसे रहा, जो भारतीय हमले के आगे बिखर गई, और वहीं आकाश तीर ऐसी ढाल बना जिसने आप देखिए प्रत्येक पाकिस्तानी प्रोजेक्टाइल को नष्ट करके दिखाया। यह आत्मनिर्भरता की अद्भुत अभिव्यक्ति है। और अवैध आप देखते हैं रक्षा पंक्ति के साथ भारत की मारक क्षमताएं भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली रही हैं। देश में असेंबल हुए कामिकाजे ड्रोन अपने लक्ष्य की निशानदेही के साथ उसके इर्द गिर्द मंडराने में सक्षम है, जो मिसाइल हमलों के लिए का आधार तैयार करते हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय इंजीनियर रक्षा कर्मियों की जान जोखिम में डाले बिना घातक क्षमताओं वाली सामग्री तैयार कर सकते हैं। और आप देखिए, पाकिस्तान के मान मर्दन का यह पूरा अभियान महज 23 मिनट में अंजाम दिया गया है। दुश्मन की आयातित रक्षा प्रणाली को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऑपरेशन सिंदूर में इसरो के उपग्रहों की भी महती भूमिका रही है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कम से कम 10 उपग्रह दुश्मन की
ये आप देखें दुश्मन की गतिविधियों को भांप रहे थे। उन्होंने लक्ष्यों को चिन्हित करने में समन्वय के साथ ही निर्बाध संचार सुनिश्चित किया। यह सैन्य अभियान घरेलू ड्रोन उद्योग की क्षमताओं को व्यापक मान्यता दिलाने का मंच भी बना। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना से देश में $11 अरब के ड्रोन उद्योग को तेजी के पंख लगे हैं और यह पहल केवल आर्थिक क्रांति ही नहीं, सामरिक तैयारी की अहम कड़ी बनकर भी उभरी है। आज आप देखते हैं कि भारत में रक्षा उत्पादन का दायरा इतना बढ़ गया कि जिसकी एक दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और लड़ाकू विमान तेजस से लेकर धनुष आर्टिलरी और अर्जुन टैंक से लेकर ये आप देखते हैं कि स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों तक देश में 65% रक्षा उपकरणों का निर्माण घरेलू स्तर पर हो रहा है। पूर्व में 70% आयात के अनुपात में यह उपलब्धि बड़ी ऊंची छलांग है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन हुए, जो वित्त वर्ष 2014 में 24,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 24 गुना अधिक है। 2029 तक भारत का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपए की रक्षा उत्पादन एवं 50,000 करोड़ रुपए के उत्पादों के निर्यात का है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं आप। स्पष्ट है कि भारत ने न केवल स्वयं की रक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है, बल्कि वह विश्व को किफायती दरों पर प्रभावी रक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। रक्षा उत्पादन में आ रही तेजी के पीछे बड़े सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए। स्टार्टअप प्रोत्साहित करने में IDEX की सफलता भी उल्लेखनीय है। स्वदेशीकरण के लिए सृजन जैसी पहल को अमल में लाने के साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी को परवान चढ़ाना भी कारगर रहा। और आप देखिए कुल रक्षा उत्पादन में तेजी ये रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान अब 21% से अधिक हो गया है, और जिसमें छोटी और मझोली कंपनियां और लाइसेंस प्राप्त कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ बनी हुई हैं। नवाचार अब केवल पश्चिम में की बपौती नहीं है। भारतीय प्रयोगशालाओं में नवाचार को साकार रूप देकर रणभूमि में उसकी प्रभावी परख भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर इन्हीं संकल्पनाओं का व्यवहारिक परिणाम रहा। भारत का संदेश है कि वह मदद की प्रतीक्षा ना करके अपनी क्षमताएं खुद विकसित करेगा। आज जब देशों की आस्थाएं बदल रही हैं, गुट बन रहे हैं और निर्भरता को हथियार बनाया जा रहा है, तब ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भरता का उद्घोष भी कर रहा है। लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं, इनका नाम है आप देखेंगे क्या, ये आदित्य सिन्हा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। विदेश में व्यापार में नया मोड़, ये आप देखेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हाल में सहमति बन गई है। आगामी 3 माह में दोनों देश इस FTA पर हस्ताक्षर करेंगे। यह समझौता दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के बीच व्यापार के लिए नए मानदंड स्थापित करेगा, और इससे भारत और ब्रिटेन के बीच वर्ष 2030 तक व्यापार दोगुना कर $120 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस FTA में से ब्रिटेन के बाजार में भारत को अपने करीब 99% उत्पादों पर शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा। भारतीय वस्तुओं के लिए ब्रिटेन में पहुंच सुगम होने के साथ अन्य देशों के उत्पादों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी, खासतौर से एनिमल प्रोडक्ट, खाद्य तेल, कपड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, खिलौने, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और वाहन, कल ऊर्जा और ईंधन तथा कार्बनिक रासायनिक जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। और इससे आप देखते हैं कि इससे भारतीय किसानों, मछुआरों, श्रमिकों, MSME, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को बड़ा लाभ होगा। भारत में करीब 90% उत्पादों पर शुल्क में कमी के प्रावधान ब्रिटेन को भी लाभान्वित करेंगे। ब्रिटेन के लिए भारत में विस्की, कार एवं अन्य उत्पाद निर्यात करना आसान हो जाएंगे। FTA के साथ ही दोनों देशों ने दोहरे अंशदान समझौते या सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी मुहर लगाई है, और इससे ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भुगतान से 3 साल की छूट मिलेगी। इस करार से ब्रिटेन में न केवल कुशल पेशेवर श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि भारतीय सेवा प्रदाताओं को बहुआयामी वित्तीय लाभ भी होंगे। और वास्तव में आप देखिए अमेरिका द्वारा लागू की जा रही संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कारण वैश्विक व्यापार में उथल पुथल को देखते हुए भारत ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में तत्परता दिखाई है। यह FTA भारत के साथ ब्रिटेन की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के ब्रिटेन के महत्वाकांक्षी एजेंडे का हिस्सा भी है। इस एजेंडे के तहत ब्रिटेन भारत को विश्व के बड़े देशों के बीच अहम स्थान प्रदान करता है। ब्रिटेन ने अपने उत्पादों, खास तौर से आप देखिए खान पान के सामान से लेकर पेय पदार्थों के लिए भारत की उपभोक्ता
विधान अर्थव्यवस्था तक सुगम पहुंच सुनिश्चित की है। और इससे आप देखिए ब्रिटिश एवं भारतीय कारोबारियों को तकनीक और ग्रीन टेक में भी साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। इस समझौते से प्रेरित होकर अब अमेरिका और यूरोपीय संघ भी भारत के साथ अपने व्यापार समझौते को इस साल के अंत तक पूर्ण कर सकते हैं। और इस समय भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार समझौते बीटीए के लिए वार्ता हो रही है। हाल में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसे पहले देश के रूप में सामने आया है जो अमेरिका के साथ सबसे पहले टैरिफ पर प्रभावी वार्ता करते हुए द्विपक्षीय कारोबार समझौते को तेजी से अंतिम रूप देने की डगर पर आगे बढ़ रहा है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय कारोबार समझौते को वर्ष 2030 तक $500 अरब पहुंचाना चाहता है, इसलिए कारोबार समझौता जल्द होना जरूरी है। अब जब सोलह के बाद अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर आयात शुल्क घटा दिए, तब भारत आप देखते हैं कि द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की डगर पर तेजी से बढ़ना लाभप्रद दिखाई दे रहा है। इस संबंध में यूरोपीय संघ भी हमारी प्राथमिकता में शीर्ष पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा कि भारत की यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के लिए अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है। इस कड़ी में बीते साल भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच निवेश और वस्तुओं एवं सेवाओं के दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया एफटीए महत्वपूर्ण है। इसे व्यापार और आर्थिक समझौता कहा गया है और इससे अगले 15 साल में भारत में $100 अरब के निवेश की उम्मीद है। ईएफटीए के सदस्य देशों में आइसलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein शामिल है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ किए गए एफटीए भी भारत के सुकून देश सिद्ध हो रहे हैं। और विदेश व्यापार नीति को नया मोड़ देते हुए भारत दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते और द्विपक्षीय व्यापार समझौते की डगर पर आगे बढ़ रहा है। और इससे दुनिया में यह संदेश जा रहा है कि भारत के दरवाजे शुल्कों में कमी के साथ व्यापार और कारोबार के लिए खुल गए हैं। और उम्मीद करें कि भारत द्वारा ब्रिटेन के साथ किया गया मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों में के द्विपक्षीय कारोबार के लक्ष्य के मद्देनजर मील का पत्थर साबित होगा और इससे देश से होने वाले निर्यात बढ़ेंगे, बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर का निर्माण होगा। यह एफटीए अमेरिका और यूरोपीय संघ आदि के साथ चल रही व्यापार संबंधी वार्ताओं में एक मॉडल के रूप में काम करेगा। भारत द्वारा ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, भारत, गल्फ कंट्री काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया जा सकेगा। भारत जिस तरह से विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए कदम बढ़ा रहा है, उससे हमारे लिए दुनिया में निर्यात और कारोबार के मौके बढ़ सकते हैं। लेखक और शास्त्री हैं, इनका नाम है, आप देखते हैं कि डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए, जीवन, मनुष्य जीवन ईश्वर का अनमोल उपहार है, इसका सही मूल्यांकन आवश्यक है। मनुष्य की गरिमा और सार्थकता इस बात में निहित है कि वह अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी तन्मयता से निभाए। यदि उसकी गतिविधियां केवल भौतिक आवश्यकताओं और लोह मोह तक सीमित रहे तो उसे केवल नर पुरुष कहा जाता है। और आप देखिए, जब इसमें लोभ और अहंकार का समावेश हो जाए तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है और इस प्रकार मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ सौभाग्य का प्रतीक होना चाहिए, दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। और यदि हम अपनी जीवन ऊर्जा को सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति और भोग विलास में लगाते हैं तो भले ही हम भौतिक वैभव का अंबार खड़ा कर लें, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो हानि होगी उसकी भरपाई संभव नहीं है। अज्ञानता के कारण मनुष्य अक्सर सांसारिक ऐश्वर्य को सर्वोपरि मानकर उसमें लिप्त रहता है और जिससे उसकी जीवन ऊर्जा नष्ट हो जाती है और अंततः जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जीवन जीने के लिए मानव शरीर हमें एक उपकरण के रूप में मिला है और ताकि आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। आत्मा की यात्रा परमात्मा की ओर है और जहाँ केवल आनंद है। जो व्यक्ति जीवन जीने का सही दृष्टिकोण अपनाता है वह जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। क्या समझ जाता है? इस दृष्टिकोण के माध्यम से वह जीवन से जुड़े भ्रांतियों और संभावित खतरों से बच सकता है। जो व्यक्ति इन खतरों को पहचानकर उनसे बचने के उपाय खोज लेता है वह जीवन को एक कलाकार की तरह जी सकता है। और जीवन की आप देखिए ऊर्जा का सही उपयोग करना और इसे उच्चतम लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना आवश्यक है। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भौतिकता से ऊपर उठकर आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, देखिए 3 डेटें आप लोग जरूर रखिएगा। एक तो आप देखते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो 15 अगस्त को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं।
एक 26 नवंबर 1949 की तारीख आती है, कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था ना, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने मुंबई में बिल्कुल सही कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों बराबर हैं। यदि कोई सर्वोच्च है तो वह संविधान। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यह बात पहले भी अनेक बार कही जा चुकी है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका में टकराव की स्थिति बनती रही है। इसी तरह विधायिका न्यायपालिका के बीच भी असहमतियां उभरती रही हैं। और आप देखिए, असहमतियां उभरना कोई स्वाभाविक बात नहीं है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच किन्हीं विषयों में असहमति हो सकती है, लेकिन एक परिपक्व लोकतंत्र को इन असहमतियों का सही तरीके से समाधान करना आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि तीनों अपना कार्य सही तरह से करें और परस्पर सम्मान भाव भी रखें। यह अच्छा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे BR गवई के सम्मान में उचित प्रोटोकॉल का परिचय नहीं दिया गया। उन्होंने इसका उल्लेख भी किया। अच्छी बात यह रही कि संबंधित अधिकारियों ने अपनी भूल सुधार ली है। और आप देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने संविधान की सर्वोच्चता को लेकर जो कुछ कहा, उस पर यदि देश में नए सिरे से बहस होती है तो यह अच्छा ही होगा, क्योंकि चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका, तीनों प्रायः अपना कार्य सही तरीके से करती हुई नहीं दिखाई देती हैं। इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि विधायिका के कामकाज प्रश्न खड़े करने वाले हैं। कार्यपालिका की कार्यप्रणाली में अनेक विसंगतियां हैं। इसी तरह न्यायपालिका भी कई खामियों से ग्रस्त है, कई बार अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती हुई दिखती है। ताजा प्रसंग तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर दिए गए फैसले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अनेक सवाल खड़े किए। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल इसलिए हैरान करने वाला नहीं है कि उसने राज्यपाल और राष्ट्रपति की संविधान प्रदत्त शक्तियों को सीमित करने का काम किया, बल्कि इसलिए भी कि यह फैसला 2 जजों की पीठ ने सुनाया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के मामले में किस तरह एक ऐसा रवैया अपनाया जिससे उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश संविधान से परे हैं। और अब आप देखते हैं कि जब प्रधान न्यायाधीश संविधान की सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं, तब फिर यह प्रश्न भी उठेगा कि क्या उच्चतर न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था संविधान सम्मत है। वस्तुतः ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित हैं। बेहतर होगा कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के अपने समक्ष उपस्थित प्रश्नों पर आत्मचिंतन करें। ठोस नीति की आवश्यकता। अमृतसर के मजीठा में विगत दिनों जहरीली शराब से कई घरों के उजड़ने के बाद यह मुद्दा फिर सतह पर है। आरोपितों पर कार्रवाई की जा रही है, सख्त की बातें कही जा रही हैं। हालांकि पंजाब में नकली शराब बनाने का मामला कोई नया नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में अवैध कारोबार अपनी जड़ें जमा चुका है और अब मामला चर्चा में आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है। कुछ दिनों में ही कई जगह धरपकड़ भी की गई। भटिंडा में शराब लाहन रखने के आरोप में पुलिस ने लगभग 1 दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ की बस्तियों में अवैध रूप से बनाई जाने वाली शराब 40 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में बेची जाती है। दूसरी ओर पठानकोट के गांव छन्नी वैली में भी पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। यह किसी से छिपा नहीं है कि अवैध रूप से आप देखते हैं बनाई जा रही शराब सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक होती है और पहले भी जहरीली शराब से कई लोगों की जान जा चुकी है। वर्ष 2020 में बटाला, अमृतसर, तरन तारण में 102 लोगों की जान चली गई थी। गत वर्ष मार्च में संगरूर में 21 मौतें हुई थी। चिंता की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद इस अवैध कारोबार के विरुद्ध कोई ठोस नीति नहीं बन पाई। अब आशा की जानी चाहिए कि पंजाब सरकार इसे गंभीरता से लेगी और ठोस नीति बनाएगी ताकि इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके। और युद्ध नशे के विरुद्ध की सफल के लिए इस मोर्चे पर जीत भी अत्यंत आवश्यक है। ये आप देखिए, पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब। मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त रवैया। आजकल आप देखिए, जहां भी जो भी देख रहे हैं मिलावट वाली ही तो मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यह घोषणा की कि मिलावटखोरों की तस्वीरें चौराहे पर लगाई जाएं। भारत में मिलावटी
मिलावटखोरी का दायरा बहुत व्यापक है। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में देश भर में 1,77,511 खाद्य नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें आप देखिए 44,626 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। हालांकि 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 33,808 पर आ गया, और जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ हद तक निगरानी प्रणाली और अनुपालन में सुधार हुआ है, लेकिन यह कमी अब भी आप देखिए चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। मिलावट का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब यह दवाओं में की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि नकली घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं के कारण दुनिया भर में हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। भारत में फार्मा उद्योग की विशालता के बावजूद दवा परीक्षण की व्यवस्था बेहद लचर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में 8 केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, 38 राज्य स्तरीय नियामक प्रयोगशालाएं और 8 बंदरगाहों पर त्वरित आयात परीक्षण के लिए मिनी लैब्स कार्यरत हैं। यह संख्या देश की जनसंख्या और दवा की खपत को देखते हुए बेहद अपर्याप्त है। नकली दवाओं की पहचान नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या उनकी तकनीकी क्षमता में वृद्धि की जाए, और सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने डार्ट बुक को लॉन्च किया है, जिसमें उपभोक्ता घर पर ही आसान तरीके से खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल्स नामक पहल के तहत मोबाइल लैब्स के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया जा सकता है। दवा क्षेत्र में सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में संशोधन कर सख्त दंड का प्रावधान किया है। कई राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना की गई है। हालांकि आप देखते हैं कि ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। मिलावटखोरी से निपटने के लिए केवल सरकारी पहलों से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उपभोक्ताओं को जागरूक करना, उन्हें सशक्त बनाना, मिलावट की सूचना देने के लिए सुरक्षित और प्रभावी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ सार्वजनिक शर्मिंदगी की रणनीति एक कड़ा संदेश है, और इससे अपराधियों में डर का माहौल बनेगा, और शायद समाज भी इस अपराध को उतनी ही गंभीरता से देखेगा जितना यह वास्तव में है। और आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी कार्रवाइयों को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाए और एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति बनाई जाए। ये आप देखेंगे टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सभी जाति के लोगों तक पहुँचेगा लाभ। जातिवार गणना की बात हो रही है ना, देखिए जातियों की जनसंख्या किसकी कितनी है उसको लेकर बातें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि इसके पक्ष में, बहुत सारे लोग विरोध में हैं। और अगर जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। 1881 से नियमित व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। जातिवार जनगणना के आंकड़े 1931 में अंतिम बार जारी किए गए थे। तो केंद्र सरकार द्वारा जातिवार गणना का निर्णय लिए जाने के बाद से देश के राजनीतिक मन मस्तिष्क में अलग अलग तरीके के विमर्श का दौर शुरू हो चुका है। ऐसा भी नहीं कि भारत में जातिवार गणना कोई अपरिचित विषय रहा है। बहुत लंबे समय से मांग भी हो रही है। पूर्व में भी इसके माध्यम से सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ सामाजिक विकास के लक्ष्य को कुछ जरूरतमंद समूह तक पहुंचाने के प्रयास होते रहे। भारत में जातियों को उनके उद्भव काल से ही मानव शरीर के अंग के समान परस्पर निर्भर एक दूसरे का पूरक माना गया, लेकिन इसमें कई विसंगतियां भी रही हैं। परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत स्रोत के रूप में संविधान निर्माण के समय के साथ इतिहास की गलतियों को स्वीकार करते हुए संविधान शिल्पियों के द्वारा उन समूहों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को समयबद्ध ढंग से उसकी गरिमा की स्थापना के लिए सकारात्मक विभेदकारी संकल्पना के रूप में आरक्षण के द्वारा मानव विकास की अवधारणा को संविधान में मूर्त रूप दिया गया। आरक्षण से सामाजिक न्याय की अवधारणा को
अपनाते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया गया और जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को भी लगभग 3 दशकों से अधिक समय से आरक्षण का लाभ मिल रहा है। समाज का समग्र विकास हो सके इसलिए सरकार के प्रयासों द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब कमजोर समूहों को भी सामाजिक न्याय की समावेशी व्यवस्था का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आजादी के बाद से अब तक के 75 वर्षों की विकास यात्रा में वर्तमान में भारतीय समाज का शायद ही कोई जाति समूह हो जो अलग अलग मानकों के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त ना कर रहा हो। ऐसे में विकास का आरक्षण मॉडल एक बट वृक्ष के रूप ले चुका है। ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों द्वारा जातिवार गणना का श्रेय लेना अब कोई विशेष मायने नहीं रखता है, लेकिन वे सामान्य जन जो आरक्षण की भागीदार नहीं है उनमें जरूर यह जानने की उत्सुकता है कि इससे निर्णय से उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा। और इसके साथ ही वे विशिष्ट समूहों को परंपरागत जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, घुमंतु समूह एवं अन्य धार्मिक समूहों में भी यह जानने समझने की जिज्ञासा है कि उनके सामाजिक जीवन में क्या नवीन स्थापनाएं होंगी। जीवंत लोकतंत्र के इन भागीदारों की भावनाएं तब और मजबूत हो जाती हैं जब कुछ राजनीतिक दल यह घोषित करते हुए सुने जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से भी समूह जो अब तक विकास की प्रक्रिया से वंचित रहे और एवं आरक्षण के दायरे में होने के बावजूद सामाजिक न्याय का लाभ प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें समावेशी न्याय मिल सकेगा। विशेषकर भविष्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं, कुछ निर्णायक पदों एवं निजी क्षेत्र में भी नए ढंग से आरक्षण की व्यवस्था द्वारा संसाधनों का पुनर्वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही जाति जनगणना के द्वारा जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का संकल्प साकार हो सकेगा। और ये भी कहा जा रहा है, देखिए जातियों की जनसंख्या की गणना होगी तो ये भी मालूम चलेगा कि किसकी क्या स्थिति है, किसे कौन सी योजनाओं की जरूरत है। समझ रहे हैं आप लोग, उनके लिए कहां उनकी हिस्सेदारी कितनी है, कितनी करने की जरूरत है, वास्तविक हकदार को मिले लाभ। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय समय पर इस बात का जिक्र किया गया है कि आजादी के बाद से ही आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद भी कौन से कारण है कि सामाजिक न्याय का लाभ वास्तविक हकदार को नहीं मिल पा रहा। लिहाजा जातिवार गणना के निर्णय के बाद लोकतंत्र के अलग अलग भागीदारों में अलग अलग ढंग की प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देखी कि जिस जातिवार गणना के अलग अलग लाभों की गिनाते हुए विपक्ष उत्सुक दिख रहा है, वहीं कोई भी इस बात का उल्लेख करते हुए नहीं पाएगा कि न्यायालय की प्रतिक्रिया पर उसकी क्या राय है। और आप देखिए, साथ ही निर्णायक पदों में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और टिकट पाने के बाद विधायक और सांसद भी आते हैं। ऐसे में आरक्षण प्राप्त करने वाले समूह ने अंतिम पायदान पर खड़ा कोई रणनागरिक यदि इन दलों से टिकट प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकेगा? यदि प्राप्त हो भी जाए तो वह सांसद और विधायक कैसे बनेगा? क्या संसाधनों के वितरण में शक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में राजनीतिक दलों की प्रणाली नहीं आती है? सामाजिक विकास के नाम पर संख्या बल पर जोर देने वाले विपक्षी पार्टियां इस मसले पर मौन रहती हैं, लेकिन सरकार द्वारा जातिवार गणना के निर्णय की टाइमिंग के साथ अलग अलग ढंग के नैरेटिव निर्माण करते हुए देखे जाते हैं। जनगणना के समय की सार्थकता। अब तक की जनगणना व्यक्तिगत स्तर पर नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के अलग अलग पहलुओं के से आंकड़े एकत्रित किए जाते रहे। उसी के साथ पूरे समाज के स्तर पर धार्मिक आंकड़ों को भी इकट्ठा किया जाता है। ऐसे में व्यापक स्तर पर जातियों व समूहों की संख्या के साथ जातियों में शामिल लोगों की संख्या का आकलन कर पाना असंभव कार्य नहीं है। लिहाजा जातिवार गणना से जुड़े निर्णय पर संदेहपूर्वक प्रश्न खड़े करना कि अचानक सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, और इससे सहजता से समझा जा सकता है। वैसे इस प्रकार के आंकड़े अलग अलग रूप में पहले ही से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। उन्हें औपचारिक तरीके से जुटाने में अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए, जनगणना के आंकड़ों में गोपनीय दस्तावेजों की श्रेणी में रखा जाता है। यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के आंकड़ों को सार्वजनिक करे और किस प्रकार के आंकड़े को ना करे। ऐसे में यह सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार के आंकड़ों को वह सार्वजनिक करना चाहती है। और आप देखते हैं कि किस आंकड़ों को नहीं। निश्चित रूप से सरकार उन आंकड़ों को सार्वजनिक कर सकती है जो सामाजिक न्याय की दिशा में समाज को आगे ले जाने में सक्षम साबित हो सकते हैं। ऐसा होने पर हमारा देश समग्र रूप से विकास की राह पर सभी वर्गों, जातियों, समुदायों को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। प्रतिस्पर्धा उद्यमिता की नैसर्गिक व्यवस्था को बढ़ावा। केंद्र सरकार ने पूर्व की सरकारों के उस मिथक को भी तोड़ा जहां संभवतः गठबंधन से जुड़ी दुविधा के कारण सरकारें देश में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अक्सर बैकफुट पर आ जाती थी। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार के निर्णय ने आम जन के जीवन में दुविधा के बजाय सुविधा की सोच को बढ़ावा दिया। पूर्व की सरकारें अनेक कारणों से जनता की कई आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रही। आज समाज का शायद ही ऐसा समूह हो और जिस तक वर्तमान की अधिकांश आवश्यकताएं ना पहुंच रही हो। और ऐसी स्थिति में सरकार कथनी करनी के भेद को कम करने में सफल रही है। जहां तक इस निर्णय से जुड़े आम जन की उत्सुकता का प्रश्न है,
क्या देश की राजनीति केवल आरक्षण प्राप्त करने वाले समूहों तक ही सिमट कर रह जाएगी? क्या खुली प्रतिस्पर्धा के दरवाजे भी आरक्षण की भेंट चढ़कर रह जाएंगे? ऐसा प्रश्न उभरना स्वाभाविक है, विशेषकर तब जब देश के कुछ दल एवं बुद्धिजीवी केवल जातिगत वोट की चेतना को बढ़ाने के लिए अतार्किक ढंग से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का नारा देते हैं। ऐसा कहते हुए उन्हें यह भी आप देखते हैं कि ध्यान में नहीं रहता है कि भारत विश्व की प्रथम पंक्ति के देशों में से एक है और जिसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे पहले संबंधित नीति का क्रियान्वयन किया। साथ ही आप देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को विशेष धन आवंटित किया गया जाता है। वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत की गई है। आज यह स्थापित सत्य है कि देश में शायद ही कोई जाति समूह हो जो किसी न किसी रूप में आरक्षण के दायरे में ना हो। इसमें केवल अनुपात एवं मात्रा का फर्क हो सकता है। ऐसे में जाति जनगणना को किसी भी समूह द्वारा भयभीत होकर देखना एक अतार्किक ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं है। जहां तक आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने का प्रश्न है तो यह प्रश्न केवल किसी न किसी जाति विशेष का ही प्रश्न नहीं है। यह भविष्य के भारत का भी प्रश्न है। यह विकसित भारत के सपने का भी प्रश्न है। यह विधि संरक्षण सर्वोच्च संस्थाओं का भी प्रश्न है। यह विरासत का भी प्रश्न है। यह प्रश्न आरक्षण का लाभ उठाकर अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग से सामान्य श्रेणी में आए हुए लोगों का भी है। दुनिया की शायद ही कोई मानव प्रजाति हो जो अतीत में हुए किसी प्रकार के अन्याय के लिए वर्तमान एवं आप देखते हैं कि भविष्य को भी अतीत जैसा बनाने का सोच रखती हो और खुली प्रतिस्पर्धा उद्यमिता की नैसर्गिक व्यवस्था को आरक्षण के माध्यम से रोकने का प्रयास करे। खुली प्रतिस्पर्धा नैसर्गिक ढंग से मानव विकास से सभ्यता विकास का लक्षण है। नैसर्गिकता एक मानवीय गरिमा के साथ संवैधानिक गरिमा भी है जिसका संरक्षक देश का उच्चतम न्यायालय है। शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की आरक्षण नीति को खुली प्रतिस्पर्धा की नैसर्गिक भावना का ख्याल करते हुए कोटा के भीतर कोटा देने का तर्कसंगत सुझाव रखा। और देखिए आप लोगों को एक और बात बता दूं, यहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान के जनक, संविधान के पिता और देश के पहले कानून मंत्री, नैसर्गिक एवं गरिमामय नागरिक उन्नति की भावना में भरोसा करने वाले देश के सभी नागरिकों को जातिवार गणना से भयभीत होने के बजाय विधि एवं सत्ता के तार्किक वैधानिकता पर विश्वास करना चाहिए। ऐसी नजरिए से सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के साथ सामाजिक अनुभव के साथ भारत विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सकेगा। यही सरकार का भी सोच है। जातिवार गणना को लेकर देश के विपक्ष दलों को भविष्य के भारत के लिए सहिष्णु होना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं और आपको बताना भी चाहिए आपकी राय। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, भूमि विवाद पर अंकुश का प्रयास, ये छत्तीसगढ़ के बारे में बातें हो रही हैं। चलिए पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको दे देंगे, ठीक है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।